हेलो बच्चों। बच्चों लास्ट 3 क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री का पूरा बेस सिखा दिया था। उस बेस के अंदर बैलेंसिंग का सारा पार्ट हो चुका है। बैलेंसिंग का सारा पार्ट हो चुका था। सेकंड, फिर मैंने आपको कुछ केमिकल रिएक्शनें सिखाई थी। अब हम यहाँ पे चैप्टर में ये टॉपिक समझेंगे कि हमारे पास क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस बेसिस के अकॉर्डिंग आते हैं। कि केमिकल रिएक्शन के अंदर आप लोगों को देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप ये समझते हैं, आप में से कितने बच्चे जो हैं वो एक्टिविटीज को करके जाते हो। अगर आप लोग एक्टिविटीज नहीं पढ़ रहे ना तो पता है आप लोग को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि काफी सारे के सारे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में कहां से आते हैं? एक्टिविटीज से। कैसे आते हैं समझते हैं। सबसे पहले बेसिक ही समझते हैं, केमिकल और फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होता क्या है? अगर मैं बात करूं फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज क्या होता है? चेंज in which property of object remain same। मेरे को नई चीज नहीं मिलने वाली। अगर आप वाटर को मेल्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? सॉरी आइस को मेल्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फॉर्मूला क्या होता है? आइस का भी और वाटर का भी, दोनों का फॉर्मूला क्या है? कुछ अलग मिला? अगर आप कैंडल को मेल्ट करोगे आपको क्या मिलेगी? वैक्स ही तो मिलेगी, या कुछ अलग मिल रहा है? मैंने सिर्फ मेल्टिंग की बात करी। उसी तरह से केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज क्या है हमारे पास? Change in which property of object get change। जैसे आपके पास क्या है? आपके पास वाटर है, ठीक है? वाटर किससे मिलकर बना है? वाटर किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है? मैंने आप लोगों को याद करो, वीडियो के अंदर भी, लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था कि जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन कैसा होता है? इनफ्लेमेबल। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो भी क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारे पास। लेकिन जब वाटर बनता है तो वाटर क्या हो जाता है? वाटर क्या हो जाता है? एक्सटिंग्विश करता है। किसको? फायर को एक्सटिंग्विश करता है, ठीक है? तो वाटर जो मेरे को मिल रहा है, वाटर की प्रॉपर्टी क्या हो रही है? वाटर की प्रॉपर्टी क्या है? वो आग बुझा रहा है, और जो से जिससे वो बना है वो दोनों क्या थे? उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या थी? एक क्या था? इनफ्लेमेबल था, और एक क्या था? आग बुझा रहा था। अब इन चेंजेस के बाद, ये चेंजेस हो गए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इसी के बेसिस पे अब हमारा पूरा का पूरा चैप्टर और रिएक्शन है। ओके, आपके पास ये ना कुछ एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे ये कुछ एग्जांपल मेंशन है। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। आप लोग को ये बताना है ये इनमें से कौन से केमिकल चेंज होंगे और कौन से फिजिकल चेंज होंगे। आप लोगों के पास बच्चों 1 मिनट का टाइम है। आप लोग अभी ये ट्राई करो, लिखो
फिर मैं इनके आंसर लिखूंगा और आप लोग चेक करना आप लोग कितने करेक्ट थे। चलो बच्चों, अब आप लोग चेक करना आप लोगों ने कितना करेक्ट किया और कितना गलत। मिल्क को हमने ओपन रख दिया है रूम टेम्परेचर पे समर के टाइम पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पता है क्या हो जाएगा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। और कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या है, क्योंकि दूध किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दही में। अच्छा ये डिपेंड करता है भाई बैक्टीरिया कौन सा है, कर्ड हो सकता है, पनीर हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ पहले जो बनता है वो पहले बनता है क्या है, कर्ड ही बनता है। एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू अ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ये क्या कॉज करेगा, रस्टिंग। जिस बच्चे ने रस्टिंग आंसर दिया है, चलो यानी कि रस्टिंग के कंसेप्ट याद है, क्योंकि ये कंडीशन आती है आप लोग के पास, पता है क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द कंडीशन फॉर द रस्टिंग, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। रस्टिंग क्या है, रस्टिंग केमिकल चेंज क्यों है। आप लोग एक, अगर मैं आप लोग को एक आयरन की स्टिक दूं, ठीक है, आप लोग उसे बैंड तो करोगे लेकिन तोड़ नहीं पाओगे, मतलब दो टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो। लेकिन अगर एक रस्टेड आयरन है, आप लोग यूं पकड़ के आराम से उसके दो टुकड़े कर सकते हो। बताओ क्यों, क्योंकि जब तक वो आयरन है वो मैलिएबल है। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा या डक्टाइल है। अब बैंड कर रहे हो, वो मैलिबिलिटी डक्टिलिटी एक्ट कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन जैसे ही उसने क्या करा, रस्ट हो गया, क्या मैलिबिलिटी या डक्टिलिटी एक्ट करी, क्योंकि वो तो टूट गया ना, वो ब्रिटल हो गया, तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल क्या है, सेम। फूड इज कुक, केमिकल चेंज। फूड गेट डाइजेस्टेड, अगर किसी बच्चे ने यहां पर एक भी फिजिकल लिखा है तो गलत है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, फिजिकल तो हम पढ़ ही नहीं रहे ना बच्चों, वो तो छोटी क्लास के अंदर खत्म हो गया पार्ट। अब कितने बच्चों ने, सबके सब ने, किसी एक बच्चे ने यहाँ पे फिजिकल ऐड किया है, अगर फिजिकल ऐड किया है तो भाई कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है। तो समझो कंसेप्ट कि प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। और इन एग्जाम्पल से MCQ NCERT एग्जाम्पलर में मेंशन है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, हमारे पास ना एक एक्टिविटी आती है और इस एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा कॉमन एक क्वेश्चन बनता है। आपके पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, आप उसे जलाने से पहले उसे क्या करते हो, सैंड पेपर से रब करते हो, फिर उसे जलाते हो। तो ये क्या है, बेसिकली ये रिएक्शन मुझे ये बता रही है कि केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज। अब है क्या,
मैग्नीशियम। आप लोग रिएक्शन लिखने सीख चुके हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं मैग्नीशियम को क्या कर रहा हूं, जला रहा हूं। क्या रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम प्लस O2 क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम। बैलेंस करें, देखो 2 ऑक्सीजन है, 2 Mg हो गए। पॉइंट क्या है, ये मेरे को यहाँ पे दे क्या रहा है, मतलब क्या क्या चीज ऐसे निकल रही है जिससे मैं ये समझूं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। ऐसा क्या है, ये किस में कंट्रोल हो रहा है, ग्रे पाउडर, ग्रे व्हाइटिश पाउडर। एनसीईआरटी में व्हाइटिश भी मेंशन है ना, तो हम ग्रे व्हाइटिश पाउडर। वो पहले तो ये क्या होता है, चमकीला सा होता है मैग्नीशियम, है ना। आप लोगों ने दिवाली के टाइम पे फुलझड़ी जलाई है, फुलझड़ी का कलर कैसा होता है, वो मान लो मैग्नीशियम की तरह है। तो जैसे फुलझड़ी को जलाते तो कैसी निकलती है, वाइट कलर की फ्लेम ना। नहीं नहीं, आजकल वाली फुलझड़ी है नहीं जिसमें तो लाल लाल, हरी हरी, पीली, नीली, आजकल ऐसी इतनी सारी वैरायटी में आती हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो नॉर्मल पुराने ज़माने वाली, मेरे ज़माने वाली, जो सिल्वरी वाइट होती हैं, जलाने पर कैसी फ्लेम देती हैं, वाइट डेजलिंग फ्लेम। तो यहां पर क्या हो रहा है, ग्रे व्हाइटिश पाउडर हो रहा है। ये पहले क्या था, सिल्वरी वाइट, और ये मुझे क्या दे रहा है, वाइट डेजलिंग फ्लेम। कब, अपॉन हीटिंग। आपके पास मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहला, मैग्नीशियम कन्वर्टेड इनटू अ येलो पाउडर, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, मैग्नीशियम बर्न टू प्रोड्यूस ग्रे व्हाइट पाउडर या व्हाइटिश पाउडर। मैग्नीशियम बर्न विद येलो फ्लेम। फोर्थ, मैग्नीशियम बर्न विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। कंसेप्ट समझे कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, बस आपको वो समझना है। हमारा ये वाला पार्ट हुआ, लेकिन एक चीज अभी भी मैंने शायद क्लियर नहीं करी, एक क्वेश्चन और आता है, why we rub magnesium ribbon with sandpaper। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही है हमें। अब बच्चों ये क्वेश्चन जो है आप लोग बचा के रखो, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में, क्योंकि एक कंसेप्ट आता है मेटल एंड नॉन मेटल में। एक कंसेप्ट आता है किस चीज़ का, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट तो करते हैं, सॉरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड तो बना रहे हैं अपने, लेकिन वो सारे के सारे ऑक्साइड नहीं बना रहे, पूरी तरह से नहीं बना रहे। क्या होता है, किस तरह से होता है, तो पूरी डेप्थ में जब हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल में वो कंसेप्ट है तो हम वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री के तो सारे कंसेप्ट रिलेटेड ही होके आते हैं ना, इसीलिए वो रिलेशन समझ के रखना। आप लोगों का काम क्या रहेगा, सर ये वाला क्वेश्चन हमारे पास था, इसकी एक्सप्लेनेशन थर्ड चैप्टर में करनी है, ये याद रखना है सबने। ओके, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी और है बच्चों, एक्टिविटी 1.2 और 1.3। एक एक्टिविटी क्या कहती है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, उसके अंदर पोटेशियम हाइड्राइड ऐड करेंगे तो क्या होगा, आओ देखते हैं रिएक्शन। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या ऐड कर रहा हूं इसके अंदर मैं,
अब याद, एक सेकेंड, पीबी की वैलेंसी कितनी, NO3 की, के की, आई की, आयन एक्सचेंज हो रहा है, के किसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, के पीबी के साथ करेगा, के करेगा NO3 के साथ, के जाएगा पीबी को हटाएगा और क्या बनाएगा, देखो वैलेंसी चेक कर लो बच्चों, मैंने वैलेंसी क्यों लिखी, 1 1, के NO3 बनेगा, पीबी 2 है और आई 1 है। जब ये रिएक्शन होती है ना, हमें यहाँ पे कुछ कलर याद रखने हैं। अब यहाँ पर मैं आपको हर एक रिएक्शन के अंदर कि किस रिएक्शन में क्या कलर आ रहा है वो मेंशन करता जाऊंगा। यहाँ पर हमारे को कलर क्या मिलता है, येलो प्रिसिपिटेट, जबकि PbNO3 क्या होता है, व्हाइट पाउडर। अगली एक्टिविटी हमारे पास क्या है, जिंक ग्रेन्यूल है इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। हमने क्या करा, इसके अंदर ऐड करा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो, हम दोनों से करते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना भाई, एसिड के साथ केयर करो, मतलब ये नहीं है कि एसिड को ये उठाया और यूँ डाला, बड़े आराम से, क्योंकि एसिड क्या कर सकता है, बर्न, और बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं वो बर्न। तो हमारे पास रिएक्शन क्या है, जिंक है, किसके साथ रिएक्ट कराया, HCl के साथ। अगर आप लोगों को याद हो तो बता सकते हो कोई बच्चा कि ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, मेटल रिएक्ट विद एसिड, जिसमें जिंक जाके डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को और क्या बनाएगा, प्लस, बैलेंस करें रिएक्शन को, 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन, लो जी, हो गई बैलेंस। दूसरी रिएक्शन, जिंक जाएगा, अगेन H2 को डिस्प्लेस करेगा, क्या बनाएगा, बच्चों वैलेंसी लिख के चलो, याद रखो, तुम्हारा ही काम आसान होगा। प्लस H2, बैलेंस करने की जरूरत है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है रिएक्शन को बैलेंस करने की, क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। ये रिएक्शन हो गई हमारी। अब जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है आपको ना फ्लास्क को हाथ लगा के चेक करना है कि ये इसमें कुछ चेंज हो रहा है, ठंडा तो नहीं हो गया, गर्म तो नहीं हो गया। तो पता है ये रिएक्शन क्या हो रही है, फ्लास्क क्या होता था यहाँ पे, फ्लास्क बिकम हॉट, फ्लास्क गर्म हो जाता है। अब फ्लास्क गर्म हो रहा है तो भाई यहां पर क्या हो रहा है, हीट इज रिलीज्ड। एक हमने एक्टिविटी पहली क्या पढ़ी, मैग्नीशियम जब बर्न हो रहा है तो वाइट डेजलिंग फ्लेम आ रही है। दूसरा यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है और प्रिसिपिटेट बन रहा है, यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। अब इन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली, इन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली हम एक और पॉइंट तो सीखे यहाँ से, ये मेटल प्लस एसिड है ना, तो जो भी जितनी भी मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन होंगी वो सारी की सारी यही होंगी, हीट रिलीज हो रही होंगी। आओ समझते हैं उसमें मतलब क्या है। सबसे पहली रिएक्शन चेंज इन स्टेट, मैं एग्जांपल बताता हूं इसका। आपने लिया हाइड्रोजन, क्या है, गैस, रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, क्या है, आपको मिला क्या,
वाटर, स्टेट क्या हो गई, लिक्विड, हुई ना स्टेट चेंज। आपने लिया कार्बन, क्या है, सॉलिड, रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, बर्न करा, आपको क्या मिला, तो गायब हो गया, क्या है, चेंज इन स्टेट। प्रॉपर्टी भी तो चेंज हो रही है और स्टेट भी चेंज हो रही है। चेंज इन कलर, एग्जाम्पल चेंज इन कलर का, मैंने अभी आप लोगों को एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 यही तो एक्सप्लेन कर रही है, कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, एक्टिविटी 1.2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसिपिटेट, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्म होना। एवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका एग्जांपल क्या हुआ, एक्टिविटी 1.3, यहां पर क्या हो रहा है, H2 गैस इज रिलीज। तो जहां पर भी गैस रिलीज हो रही है आप ये बोल सकते हो ना, चेंज इन टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर चेंज ना दो तरह का होता है, एक जिसमें हीट क्या हो रही है, और एक जिसमें हीट हो रही है एब्जॉर्ब। जिसमें हीट रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्लस यहां पर जो भी मेरा कंटेनर है ये क्या हो जाएगा, हॉट, और ये क्या हो जाएगा, कूल। ये हमें याद रखना है। कभी भी क्वेश्चन में आया कि बोला कंटेनर ठंडा हो गया, तो एग्जांपल किसका, एंडोथर्मिक। क्वेश्चन आया कंटेनर गर्म हो गया, पता है क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, एमसीक्यू है। आपको बोला ये एक रिएक्शन है, 2 3, आपको बोला ए पार्ट के अंदर ना कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बी पार्ट में कंटेनर का टेम्परेचर नहीं 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 नहीं, कंटेनर गर्म हो रहा है, कंटेनर ठंडा हो रहा है, और तीसरे में कंटेनर गर्म हो रहा है। आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई करो कि इसमें से कौन सी एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। ये पूछ सकते हैं उनमें से एंडोथर्मिक बताओ कौन है। तो जो बी वाली थी, सेकंड वाली थी। क्वेश्चन समझ गए, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ओके, लेकिन यहां पर एक चीज खत्म नहीं होती, एक और चीज एडिशन है। सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में। लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें, अच्छा गैस नहीं कन्वर्ट हो सकती, और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, मैं हीट दे रहा हूं ना तभी तो ये हो रहा है। तो ये क्या है, जब मैं इधर जा रहा हूं एंडोथर्मिक, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को क्या कहते हैं, फ्यूजन। लिक्विड से गैस में वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड
सॉलिडिफिकेशन। तो जब मैं इधर जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक। बच्चों ये एंडोथर्मिक है। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपके इससे रिगार्डिंगली भी क्वेश्चन है, तो हमें ये भी याद रखना है। काफ़ी बार पता है क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, आइडेंटिफाई दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, आप मुझे बताओगे सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्या है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? चलो समझते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। सॉलिड से, तो मैं इधर जा रहा हूं ना, सॉलिड से गैस पे जा रहा हूं ना, तो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा ना। अब सोचो हमारे को ये पॉइंट एग्जाम्पलर में गिवन है लेकिन एनसीईआरटी में है नहीं, तो ये कंफ्यूज करेंगे, क्वेश्चन दिक्कत देंगे, तो इसलिए ये टॉपिक याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट, मैंने आप लोग को एक्टिविटी समझा दी, मैंने आप लोग को यहां पे हर एक एग्जांपल के साथ बता दिया। अब यहां पे बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। मैंने आप लोगों को इसका भी बेस समझा दिया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में। इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन। ये हमेशा कहां पर आता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। फिर इसके बाद आता है कि इक्वेशन को कैसे लिखना है, बैलेंस करना है। ये ऑलरेडी सारा कुछ बता चुका हूं। अब यहां पर पॉइंट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल। एंड टर्म क्या क्या है। जैसे सबसे पहले फिजिकल स्टेट, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये भी सिखाया था वीडियोस में, जो हमारी प्रीवियस, जिसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाए। ये ऑलरेडी केमिस्ट्री का सारा बेस सिखा चुका हूँ। मैंने फिजिकल स्टेट में क्या क्या बोला था, क्या क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैंने आप लोग को बता चुका हूँ कि किसको क्या क्या लिखना है और किसको क्या क्या नहीं लिखना। ये वाला पॉइंट हमारा हो चुका है सारा। फिजिकल स्टेट के बाद आता है, अगर मुझे शो करना है एवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इसके लिए क्या सिंबल यूज होता है, एरो अप। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए एग्जांपल, Na+HCl क्या फॉर्म करेगा, तो ऐसे एरो ऊपर जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड क्या बनाएगा, NaCl प्लस, जो मुझे क्या देता है, वाइट प्रेसिपिटेट, एरो डाउन। लेकिन आप लोग को पता है इसके अलावा काफ़ी बार क्या होता है, इन चीज़ों के अलावा भी और चीज़ें भी गिवन होती हैं। और वो चीज़ें क्या होती हैं, अब अगर जैसे मान लो आपके पास रिएक्शन में एक गिवन है,
N2 प्लस H2 क्या फॉर्म करेगा? NH3। ठीक है, इस पे ये क्या लिखा हुआ है? ये पता है क्या होती है? ये चीजें क्या कहलाती हैं? रिएक्शन कंडीशन। अगर ये नहीं होगी ना तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती। जैसे आप लोग ये आगे एग्जांपल पढ़ोगे भी, Ag प्लस Br2। ओ सॉरी, अगर मैं सनलाइट ही ना दूं और आप लोग ऐसे रिएक्शन लिखकर आ गए, आपकी टीचर ने यूं काटा मारना है रिएक्शन पे। क्योंकि एक बात बताओ, जब सनलाइट दूंगा तभी तो रिएक्शन आगे होगी, बिना सनलाइट के रिएक्शन हो जाएगी? पॉसिबल है नहीं ना। तो ये होती है रिएक्शन की कंडीशन। कंडीशन यानी कि ये चीज़ें लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे कार्बन एंड कंपाउंड है जिसके अंदर तो कंडीशन ही कंडीशन लिखनी है। अगर आपने कंडीशन नहीं लिखी कार्बन एंड कंपाउंड की रिएक्शन में, हम सोचेंगे अरे हम केमिस्ट्री अच्छी करके आए, रिएक्शन पूरी लिख कर आए, कंडीशन तो लिख करनी है। फिर बाद में देखेंगे हमारे नंबर कम कैसे आए। नंबर कम आने का रीज़न ही यही है कि आप लोगों ने फोकस ही नहीं किया कि एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। जो आपका पेज नंबर बैलेंसिंग स्टार्ट होता है, बैलेंसिंग के आगे जाओगे, बैलेंसिंग हमारी कौन सी पेज नंबर पे स्टार्ट होती है? एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 पे, 4, फिर पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 के लास्ट पैराग्राफ के अंदर ये कंडीशन साफ साफ मेंशन है। अगर आप कंडीशन ही नहीं लिख रहे रिएक्शन की तो रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगी? तो याद रखो बच्चों, ये तो रूल है, अगर आपने कंडीशन नहीं लिखी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारी कंडीशन खत्म। ये बच्चों हमारे पास कुछ एग्जांपल है, सॉरी एग्जांपल कह रहा हूँ, क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने ये एनसीईआरटी के ही हैं बच्चों, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? मैंने क्या बोला था, इसका आंसर दूंगा मेटल एंड नॉन मेटल के रिवीजन में। फिर हमारे पास क्या आता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना। अब याद करो आप लोगों ने क्या कहते हैं इक्वेशन, मैंने आपको सेकंड वीडियो के अंदर कुछ बैलेंसिंग के रिएक्शन दी थी। अब वो बैलेंसिंग के रिएक्शन ट्राई करोगे, फिर मैं आप लोगों को उनके आंसर्स बताऊंगा। साथ में आप लोगों के पास ये एनसीईआरटी ऑलरेडी है, ठीक है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 पे ये क्वेश्चन मेंशन है, आप लोग वहाँ से भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आंसर आपके पास ऑलरेडी, देखिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन आजकल हर एक बच्चे के पास होता है। प्रैक्टिस करो ताकि आप लोग बैलेंस करना सीख सको। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही ज़रूरी है। अब हमारा स्टार्ट होता है मेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितनी टाइप की होती हैं मैंने ये भी पढ़ाया था, 4 टाइप की। सबसे पहले क्या आती है? कॉम्बिनेशन क्या आती है? ए प्लस बी, ए बी। मैंने इसके एग्जाम्पल भी पढ़ाए थे, अगर आप मेटल को बर्न करोगे तो क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड। वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट, दोनों एलिमेंट है ना। लेकिन अगर आपको बोला जाए एग्जाम्पल लिखो उस कॉम्बिनेशन में जो एक कंपाउंड और एलिमेंट से मिलकर हो रही है, तो आप क्या एग्जाम्पल लिखोगे? मैंने आपको दोबारा बोल रहा हूं, कॉम्बिनेशन का आप लोगों को एग्जाम्पल देना है जिसके अंदर क्या हो रहा है? एक क्या है? कंपाउंड, और एक क्या है? एलिमेंट। तो वो रिएक्शन क्या होगी बच्चों? आप लोगों के पास क्वेश्चन है, आप लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बतानी है, लेकिन कंडीशन क्या है? उसके अंदर आपको जो एग्जाम्पल देना है कॉम्बिनेशन का, वो ये होना चाहिए कि उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए या एक कंपाउंड। आप दोनों एलिमेंट से कॉम्बिनेशन
का एग्जाम्पल नहीं बताओगे। ये आप लोगों को जब आप वीडियो देखोगे तो उसके अंदर कमेंट करके मुझे बताना है कि आपका क्या आंसर है। फिर जब आप लोग ये पार्ट देख लेते हो, मैं आंसर बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। मैंने आप लोगों को जब टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराई थी, उसके अंदर एक रिएक्शन नहीं आई थी मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड और H2 गैस। C4 क्या था? मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, ओनली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हीट, वो कॉम्बिनेशन हुई। और यहीं पे उसी का ही एग्जांपल है। आप क्या ले रहे हो? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या होता है फॉर्मूला? ऐड करोगे, क्या मिलेगा मुझे? प्लस, अगर प्लस में यहां पर हीट आ रहा है तो रिएक्शन क्या? तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। हमें यहां पर ये पॉइंट याद रखना है कि रिएक्शन यहां पर क्या है? एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जब मैं रिएक्शन समझा रहा था तो वहां पर कराई थी। फिर ये एक येलो वाला टेबल है ना बुक में हमारे पास, उसके अंदर ये येलो वाले टेबल के अंदर ये पार्ट मेंशन है। क्या? अगर हम स्लेक लाइम ले, बेसिकली ये जो बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं? पता है इसका एक और नाम होता है? और लाइम वाटर का मतलब नींबू पानी नहीं होता। कहीं लाइम वाटर समझो नींबू पानी, क्वेश्चन आए कि लाइम वाटर का नेचर क्या होता है, अरे नींबू पानी, नींबू पानी, नींबू तो एसिडिक होता है, चलो एसिडिक, एसिड बेस में से। तो याद रखो लाइम वाटर का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नेचर क्या होता है? बेसिक। A solution of slake lime produced in by the reaction used for the white wash, इसे क्या करा? व्हाइट वॉश किया, दीवार पे लीपा पोती करी इसकी। उसके बाद ये एनवायरनमेंट में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसके साथ रिएक्ट करता रहेगा और क्या बना लेगा? और ये क्या होता है? व्हाइट प्रिसिपिटेट और वाटर। तभी व्हाइट वॉश को सूखने में टाइम लगता है। अब जब ये पार्ट हो रहा है तो भाई ये व्हाइट प्रिसिपिटेट बड़ा शाइनी शाइनी होता है, तो उससे दीवार में चमक आ जाती है। लेकिन आज के टाइम पे ये यूज़ नहीं किया जाता। इसे हिंदी में कहते हैं, ये जो यूज़ किया जा रहा है चूना, ये नहीं यूज़ किया जा रहा, ये तो सॉल्यूशन है, यूज़ तो चूना किया जा रहा है। आपके पास ये रिएक्शन काफ़ी बार आती है। इसके अलावा जो मार्बल होता है, मार्बल का भी यही सेम फॉर्मूला है। चॉक पाउडर है, यही सेम फॉर्मूला है। एगशेल है, यही सेम फॉर्मूला है, CaCO3। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या क्या होती हैं। तो हमारे पास एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होती हैं? देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास मेंशन है वो क्या क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक नेचुरल, पता है नेचुरल गैस के अंदर एक कंपोनेंट होता है CH4, कभी भी आप इसे बर्न करोगे आपको क्या मिलेगा?
कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में पता है ये किसका एग्जाम्पल है? कंबशन, क्योंकि आप इन चारों में से इनको रख ही नहीं सकते। ना तो ये कॉम्बिनेशन है, ना तो ये डिकम्पोजिशन है, ना तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और ना ही ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। कोई बच्चा अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं इन चारों में से है तो बताओ। इसलिए से हम क्या बोलते हैं? कंबशन। और पता है ये कौन से चैप्टर की रिएक्शन? 4, कार्बन एंड कंपाउंड की। मीथेन यहाँ पे बर्न होके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये रिएक्शन काफी बार आती है एग्जाम में कि राइट द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। दूसरा हमारे पास एग्जांपल क्या है? अब हम सोचेंगे रेस्पिरेशन कैसे एक्सोथर्मिक हो सकता है? C6H12O6 प्लस O2, ये भी मुझे क्या देता है बच्चों? रिएक्शन आपने अपने आप बैलेंस करनी है। CO2 प्लस हीट, और ये हीट किस फॉर्म में निकलती है? ATP। भाई एनर्जी बन रही है, और एनर्जी क्या है? हीट। तो कहीं ना कहीं एनर्जी तो निकल रही है ना। तो रिएक्शन में से जब एनर्जी आ रही है तो वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। इसलिए रेस्पिरेशन भी क्या है? एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन है ना कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों है? पॉइंट क्या है? जब ये रिएक्शन होती है किसी भी फूड का, जब ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन होने की वजह से वहां पे क्या निकलते हैं? ATP। ATP क्या है? केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। केमिकल फॉर्म ऑफ, जब केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो निकल रही है, और हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बात जो की जा रही है एक्सोथर्मिक में, चाहे हीट निकले या एनर्जी निकले, बात तो एक ही है। एनर्जी निकल रही है ना, तो रिलीज ऑफ एनर्जी भी क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक। बच्चों तीसरा इसका एग्जांपल क्या होता है हमारे पास? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब जरा ध्यान से सुनो, हम क्या सोचते हैं? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन से हमारे माइंड में क्या आता है? एंडोथर्मिक ही होगी, एक्सोथर्मिक कैसे हो सकती है ना? लेकिन हमने आगे तो ध्यान दिया ही नहीं। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, और इसी वजह से काफी सारे बच्चे यहाँ पे गलती करके आ जाते हैं। इस पे असर्शन रीजन क्या आता है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या है? असर्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, और रीजन में आपको क्या दे दिया? डेफिनेशन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम क्या करके आते हैं? ए, क्योंकि हम क्या पढ़ के जा रहे हैं? डिकम्पोजिशन क्या है? हमने तो वर्ड पे ध्यान दिया खाली, डिकम्पोजिशन, आगे तो ध्यान ही नहीं दिया। जबकि अगर आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 पे लास्ट पैराग्राफ की लाइन पे अगर ध्यान देते तो आपको याद होता, अरे यहाँ पे तो एग्जाम्पल में ये एक्सोथर्मिक लिखा है ना कि एंडोथर्मिक, क्योंकि हमने आगे का वर्ड ही नहीं पढ़ा, और इस वजह से हमारे यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये है इम्पॉर्टेंस एनसीईआरटी की एक एक लाइनों की। आपको आराम से आप असर्शन रीजन कर सकते हो, बस आपको किस पे फोकस करना है? एनसीईआरटी की लाइन पे। अगर आपको एनसीईआरटी की लाइनें समझ में आ जाती हैं, आप इजीली असर्शन रीजन अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन अब हमारे पास क्या आती है बच्चों? कॉम्बिनेशन के बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? मेरे पास AB है, AB ब्रेक होगा किसमें? A प्लस B में। तो यहां पर बेसिकली हम क्या देख रहे हैं? हमारे पास रिएक्टेंट कितने हैं? एक। रिएक्टेंट है सिर्फ और सिर्फ एक, लेकिन प्रोडक्ट है 2, और
देन 2 भी हो सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्टिविटी आती है। एक्टिविटी 1.5 में आप लोगों को बताया जाता है, बुक में डायग्राम होगी, एक लड़की टेस्ट ट्यूब लेके बर्नर पे हीट कर रही है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है, हमारे पास क्या है, फेरस में बोला गया हमारे पास क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जब हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। देखो, सबसे पहली बात, जो फेरस सल्फेट होता है वो होता क्या है, फेरस सल्फेट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये हमारे पास एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड सॉल्ट यानी कि मैंने आप लोगों को जो बेसिक कंसेप्ट जो मैंने समझाए थे तो उसमें मेंशन करा था ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 डॉट 7H2O। ये है हमारे पास फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। लेकिन बच्चों हमें रिएक्शन क्या पढ़नी है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या बोला गया, हमारे पास FeSO4 होता है। जब हम FeSO4 को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो FeSO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है, या तो फिर मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं FeSO4.7H2O ले रहा हूं, यानी कि यहां पे वाटर वेपर भी है, तब ये क्या होगा, ग्रीन कलर क्रिस्टल सॉल्ट। सॉल्ट भी करेक्ट है क्योंकि ये सॉल्ट ही है, ठीक है। जैसे ही मैंने हीट करूंगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेडिश ब्राउन पाउडर। और साथ में हमारे को क्या देखने को मिलती हैं, 2 गैसेस। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा ये गैसेस निकल रही हैं, इनकी स्मेल कैसी होती है, बर्निंग सल्फर स्मेल। रबड़ को जलाते हैं ना, तो रबड़ को जलाने के बाद जो स्मेल आती है ना, वैसी स्मेल आएगी सल्फर की जब भी हम बात करेंगे। एक्टिविटी 1.5 में हमारे को ये याद रखना है, क्या बोला गया, फेरस सल्फेट है, हीट करेंगे हमें क्या मिलेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। हमें कलर याद रखने हैं, हमें गैस के अंदर याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ सकता है कि आपके पास एक सॉल्ट है, सॉल्ट X है जो ग्रीन कलर का, जैसे ही आप उसे हीट करते हो वो सॉल्ट आपको क्या देता है, एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर देता है, और साथ में बर्निंग सल्फर गैस वहां से रिलीज हो रही है। आइडेंटिफाई करो कि X कौन है और उस रिएक्शन को लिखो। तो X कौन हुआ, अब हमें तो याद होना चाहिए ना कि वो कौन होगा, FeSO4। बस रिएक्शन में हमें इस तरह से कंसेप्ट समझना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है, अच्छा एक्टिविटी यहाँ पे खत्म नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी
1.6। अब 1.6 के अंदर आगे क्या बताया गया? 1.6 में हमें क्या करना है? लेड नाइट्रेट की। लेकिन लेड नाइट्रेट से पहले ना एक और रिएक्शन होती है बच्चों। अगर हम क्या ले, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आपको क्या हो सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या है? लाइमस्टोन। क्वेश्चन में क्या आ सकता है? अगर आप लाइमस्टोन को हीट कर रहे हो तो क्या होगा? मैंने आप लोग को बताया था ना, जब आप लाइमस्टोन को हीट करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट कभी भी ब्रेक होगा तो कौन सी गैस निकलती है? कैसी गैस होती है ये? कलरलेस। क्या बचा यहां पर? एक ऑक्सीजन और कैल्शियम, वो दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? क्विकलाइन। तो ये रिएक्शन भी किसकी वजह से हो रही है? हीट की वजह से। एक्टिविटी 1.5 के अंदर फेरस सल्फेट के रिगार्डिंग ली है, जहां पर वो हीट की वजह से हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन को भी जब हम हीट कर रहे हैं, किसकी वजह से हो रहा है? हीट की वजह से हो रहा है। और अगली एक्टिविटी 1.6, जिसमें क्या बोला गया? हमारे पास है लेड नाइट्रेट। आप लोग को याद होगा, इसकी तो बैलेंसिंग भी कराई थी। कैसा पाउडर होता है ये? व्हाइट कलर पाउडर। इसे हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। हीट करने पर हमें क्या मिलता है? PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। हमें दो गैस मिल रही हैं, हमें इनके कलर याद रखने हैं। PbO कैसा होता है? येलो रेजिड्यू। NO2 ब्राउन फ्यूम। और ऑक्सीजन कलरलेस। देखो, पहली वाली रिएक्शन अपने अंदर ही एक आइडेंटिकल थी, कलर अलग थे। यहाँ पर ये भी अपने अंदर क्या एक आइडेंटिकल है कि आपके पास व्हाइट कलर का एक सॉल्ट है, आप उसे हीट कर रहे हो, हीट करने पर आपको क्या मिल रहा है कि येलो रेजिड्यू और ब्राउन फ्यूम। ये एक ही रिएक्शन है बच्चों, और कोई रिएक्शन है ही नहीं, पढ़नी ही नहीं है, तो क्वेश्चन भी इसी के ऊपर आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपका कोई रिएक्शन चेंज नहीं होने वाली, यही रिएक्शन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो बस हमें कलर याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब हमने 3 रिएक्शन पढ़ी, ठीक है। तीनों रिएक्शन में जो डीकम्पोजिशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? सो इन अबव 3 रिएक्शन, जो डीकम्पोजिशन हो रहा है इज ड्यू टू हीट। इसीलिए इन रिएक्शन को क्या कहते हैं? दिस रिएक्शन नॉन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हमारे पास है एक्टिविटी 1.7। ये बेसिकली किस चीज के लिए है? ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यहां पर एक बीकर है, 2 इलेक्ट्रोड है, एक क्या है? एनोड, और एक क्या है? कैथोड। और यहां पर ऐड कर रखा है हमने क्या? H2SO4।
4 डाइल्यूटेड, और ये पूरे सॉल्यूशन में हमने बेसिकली फिल किसे कर रखा है, वाटर। और हाँ, कभी भी इलेक्ट्रोड को पूरा फिल नहीं करते, अब क्योंकि बच्चों ब्लू कलर की स्क्रीन है तो मैं ब्लू कलर से वाटर नहीं दिखा सकता, इसलिए येलो से दिखा रहा हूं। तो ये हमारा क्या है, जो H2SO4 है वो क्या है, C4 सिर्फ। वेरी स्मॉल अमाउंट। अब जब हम ये रिएक्शन करते हैं, हमें ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलती है कि वाटर है, वाटर के अंदर पास करा हमने क्या, करंट। और पता है सिर्फ और सिर्फ यही एक लौती रिएक्शन है जिसमें हम वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप वाटर को जितना मर्जी हीट कर लो, वाटर कभी H2 और O2 में कन्वर्ट होता है, वो तो स्टीम बनता है। तो कोई रिएक्शन है नहीं, सिर्फ और सिर्फ करंट के थ्रू ही क्या कर सकते हो, रिएक्शनों को सॉल्व कर सकते हो। अब जब आपने वाटर को क्या करा, हीट करा, आपको क्या मिलेगा, सॉरी करंट पास करा, आपको क्या मिलेगा, H2 प्लस O2, H2O गिव H2 प्लस। बट पॉइंट ये आता है कि ये जो गैसेज हैं ये बबल्स निकल रहे होते हैं दोनों इलेक्ट्रोड से। हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, बबल ऑफ H2 गैस इवॉल्व हो रहे हैं कहां पर, एट कैथोड, और O2 गैस वो कहां इवॉल्व हो रही है, एट एनोड। ऐसा क्यों बच्चों, एनोड क्या होती है, पॉजिटिव, कैथोड क्या होती है, आप वैलेंसीज के अकॉर्डिंग देख लो, ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि सेम वाले तो क्या करेंगे, रिपेल हो जाएंगे, सेम वाले जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, तो वो तो अट्रैक्ट हो नहीं सकते ना, इसलिए ऑपोजिट अट्रैक्ट। अब आप वैलेंसी देख लो, एनोड अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैलेंसी वाला ही आएगा ना। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से नेगेटिव वैलेंसी ज्यादा कौन शो करता है, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन ही करेगा, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन आया एनोड पे और H2 आया कैथोड पे। लेकिन 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 अगर मैं ये रिएक्शन लिख कर आ रहा हूँ, मैंने ऊपर भी रिएक्शन लिखी बच्चों, मैंने यहाँ भी रिएक्शन लिखी, मैंने यहाँ भी रिएक्शन लिखी, क्या मैं कुछ गलती नहीं कर रहा, मैं बैलेंस नहीं कर रहा। अब सोचो अगर मैं यहीं पे बैलेंस नहीं करते हुए जा रहा, तो यानी कि तुम लोग भी वहीं पे गलतियाँ सेम करोगे, जब बार बार सेम चीज़ देखोगे, रिपीट करोगे, तो यही सेम गलतियाँ करोगे, और उस सेम गलती में क्या होगा, तुम बैलेंस करना ही भूल जाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें क्या याद रखना है, बैलेंस करना, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए दो आयरन है, एक आयरन है, क्या करूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई, दो आयरन दो आयरन, दो सल्फर दो सल्फर, 3 2 3, 8 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, लो जी खत्म बैलेंस। कितना आसान था, एक कैल्शियम एक कैल्शियम, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, एक और दो 3 ऑक्सीजन, खत्म बैलेंसिंग। बच्चों तीसरी वाली मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूं, क्योंकि मैंने ये अच्छी तरह से अपनी लास्ट क्लासेस में आपको बैलेंस करवाई है। अगर आप लोगों ने वीडियोस देख रखी हैं तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंसिंग होनी चाहिए, तो आप लोग बैलेंसिंग करो और देखते हैं क्या वो करेक्ट करते हो या नहीं। हाँ जी बच्चों, बैलेंसिंग अगर सबने कर ली है, एक पीबी एक पीबी, एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हैं, सॉरी 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पर 1 2 2। मैंने क्या बताया था, जब भी एक ऐसा नंबर आए कि 6 और 5 जिसमें एक ओ नंबर जो ऑड में है वो हमारे को कभी बैलेंसिंग करने नहीं देगा, तो इसे हम क्या करेंगे, इवन। तो मैं इसे पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा,
अगर मैंने अभी इसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे इसे भी क्या करना पड़ेगा, सब कुछ 2 से मल्टीप्लाई हो गया। यहां पर पहले पीबी कितना था 1, ये 2 और ये 6, सब 2 से मल्टीप्लाई हो गए। ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 होगा, नाइट्रोजन यहाँ पे 4, तो मुझे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, हो गई रिएक्शन बैलेंस। अब आप लोग को एक चीज बताऊं, इवन अगर आप लोग के पास कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ये क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है यहां पे बैलेंसिंग सेम होने वाली है, पता है क्यों? कंपाउंड सेम, प्रोडक्ट सेम, और इवन जो एलिमेंट यूज हो रहा है ना मेटल, उसकी वैलेंसी भी सेम है। और कितनी बारी पता है क्वेश्चन में ये आता है एमसीक्यू में, क्या करो बैलेंसिंग, और पूछते इसके कोफिशिएंट क्या होंगे। बच्चे क्या करने लगते हैं बैलेंसिंग, अगर जो जो बच्चा ये करके जा चुका है उसे ऑब्वियसली पता है ये याद हो चुकी होगी। तुम्हें बस ये सोचना है अरे ये तो रिएक्शन सेम ही थी, बस कैल्शियम की जगह लेड ही तो आएगा, और बाकी हर एक चीज फॉर्मूला भी एग्जैक्ट सेम है। अगर हर एक चीज एग्जैक्ट सेम है, फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क है, एलिमेंट का, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग सेम ही होगी, और ये आपका हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को क्या करा रहा था, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या था, वाटर की मैंने बैलेंसिंग नहीं करी, बाकी सब हो गया अब इसकी सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग पेंडिंग है। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या करूंगा, टू से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितने हो गए 4, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा। अब पता है इस पूरी रिएक्शन में ये आप लोग को पता है ये जो आगे नंबर होते हैं हमें क्या बताते हैं, ये नंबर हमें बताते हैं कोफिशिएंट, जो हो मैथमेटिक्स में आप यही बोलते हो ना कोफिशिएंट, और इन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। पता है ये क्यों बता रहा हूं, क्वेश्चन आएगा आपके पास क्या कि ये जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे को जो अमाउंट मिल रहा है किस चीज का, एक गैस का, वो दूसरी गैस के कंपैरिजन में क्या है, डबल है। अब जब भाई एक के कंपैरिजन में क्या है, डबल है, तो किसका डबल है। अब हम यही नहीं समझ पाते, हमें आगे के नंबर को देखना है बच्चों। यहां पे 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 मॉलिक्यूल यानी कि डबल गैस, और यहां पे 1 है यानी कि 1, इसके अकॉर्डिंग समझना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास आती है 1.8। अच्छा, यहां पर रिएक्शन क्या हो रही है, करंट की वजह से, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक। ये हो गई डीकंपोजिशन की दूसरी टाइप। तीसरी टाइप की जब हम बात करते हैं, यहां पर क्या होता है, हमारे पास 2 सब्सटेंस है, एक है AgCl और एक है Ag, दोनों ही क्या होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें सनलाइट में एक्सपोज करते हैं हम, इनका तो कलर ही चेंज हो जाता है। कुछ बच्चे यहां पे कह रहे हैं कि सर ब्लैक कलर हो जाता है। ब्लैक और ग्रे में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कलर यहां पे क्या हो जाएगा, ग्रे,
और ये जो दोनों हैं ये तो गैसेज हैं, ये गैसेज तो निकल जाएंगी, ये तो यहाँ पे रहेंगी ही नहीं, ये गैसेज तो यहाँ से इवॉल्व हो जाएंगी। अच्छा फिर एक चीज नहीं करी क्या, बैलेंसिंग। दो दो नीचे भी तो सेम ही होगा, हो गई रिएक्शन बैलेंस। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है जो AgBr है वो कहां यूज होता है, यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। और याद रखना इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, इन्हें डार्क बॉटल के अंदर स्टोर करके क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर इन्हें डार्क बॉटल के अंदर स्टोर करके नहीं रखेंगे तो इनके ऊपर क्या पड़ेगी, और सनलाइट की वजह से ये कंपाउंड टूटेगा और कलर जो होगा एलिमेंट का वो क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहां पर हमारी ये जो डीकंपोजिशन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, सनलाइट की वजह से। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। क्योंकि यहां पर ये जो रिएक्शन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, सनलाइट की वजह से। अब अगर सनलाइट की वजह से हो रही है तो याद रखना फोटो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, लाइट के लिए। तो बच्चों यहां पर हमारी 3 टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन खत्म। नेक्स्ट टाइप पे आगे बढ़ने से पहले टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, एड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, टच द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब विद योर पाम, व्हाट डू यू फील, इज द एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। और आप लोगों को पता है ये एनसीईआरटी के अंदर के ही ये पार्ट है, एनसीईआरटी के अंदर का ये जो पार्ट है यहाँ पर ये रिएक्शन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने ये टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं पढ़ाई है। लेकिन इससे पहले हमें तीनों रिएक्शन देखें टाइप, इन तीनों में हम हीट क्या कर रहे हैं, एक बार बताओ। पहले में हीट दे रहे हैं, करंट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और भाई हीट भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी तो यहाँ पे भी दे रहे हैं, सनलाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो यहाँ पे भी जा रही है। तो मैं रिएक्शन में क्या कर रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं, यहां पे क्या कर रहा हूं, एनर्जी। तो एक और चीज याद रखो, जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है ये क्या होती है, ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर। रीजन, एनर्जी इज गिवन टू रिएक्शन, रिलीज नहीं हो रही। सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से ना पता है आपके पास क्वेश्चन आता है, जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं क्या जरूरी है वो हर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी क्या हो, एक्सोथर्मिक। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, अगर देखिए आप लोगों को अपनी 10th क्लास की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मुझे ये आंसर करना है कि सारी की सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती हैं क्या वो एक्सोथर्मिक होती हैं, और अगर एक्सोथर्मिक नहीं होती एंडोथर्मिक हैं तो उनके क्या एग्जाम्पल हैं।
वो आप लोग मुझे बताना। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम ये क्वेश्चन आता है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स यूज फॉर व्हाइट वॉश। बच्चों हमने पढ़ा था व्हाइट वॉश के लिए क्या यूज किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। नेम द सब्सटेंस। क्विक लाइम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रिएक्शन जब मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूं तो रिएक्शन क्या होती है? CaO प्लस H2O गिव CaO होल ट्वाइस प्लस हीट। ये हमारे पास रिएक्शन आती है। अच्छा, मैंने अभी एक पार्ट छोड़ दिया है। मैंने क्या बोला? अभी तक मैंने ये रिएक्शन पढ़ा ही नहीं है, तो हम आगे करेंगे। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फेरारी। अच्छा, स्पेलिंग में फर्क हो सकता है बच्चों, क्योंकि मैं सिंबल के अकॉर्डिंग स्पेलिंग लिख रहा हूं। कहीं यहां पे आप लोग सोचो सर तो गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं, अंग्रेजी गलत चल रही है इनकी। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी एक साथ रहेगा है। क्यों? के नहीं यूज कर रहा, सी यूज कर रहा हूं। मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। के पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Zn Fe आयरन, Pb देखो फिर भी दोनों से मिलकर बना है Pb, H Cu मिली मरकरी, मरकरी का सिंबल Hg होता है, सिल्वर प्लेटेड प्लेटिनम, ऑडी गोल्ड। तो ये हो गया हमारे पास क्या? रिएक्टिविटी सीरीज। मैं डाउन जाऊंगा तो रिएक्टिविटी यहां पर क्या होती है? रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। और रिएक्टिविटी डिक्रीज होने का मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। ये हमारे पास टेबल आ गई। अब हमें समझना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। आपके पास है ए बी सी। होगा क्या रिएक्शन के अंदर? जो सी है ना वो क्या होगा? हाईली रिएक्टिव मेटल। जरूरी नहीं एलिमेंट भी हो सकता है। और यहां पर ये जो ए होगा ये क्या होगा? लीस्ट रिएक्टिव। तो सी जाएगा कंपाउंड में से ए को हटाएगा और क्या बनाएगा? Cb प्लस। ये था जब ये हाईली रिएक्टिव है। और मुझे यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगी?
चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन। अब उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या कहती है कि भाई हमने लिया एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में डाला कुछ आयरन नेल, और मैंने लिया ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और ये है आयरन नेल। क्या होगा बच्चों, कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर सॉल्यूशन, इसके अंदर Fe डाल रहे हैं। चेक करते हैं पहले कि Fe ज्यादा रिएक्टिव है। ये रहा Fe, ये रहा Cu, ऊपर जाते तो मोस्ट रिएक्टिव, तो Fe ज्यादा रिएक्टिव। तो Fe क्या करेगा, आएगा कॉपर को उसकी जगह से हटाएगा और जगह ले लेगा। Fe की वैलेंसी कितनी, 2, कॉपर की वैलेंसी कितनी, तो यानी कि 2 की जगह 2 ही ले रहा है, तो वैलेंसी के अंदर कोई चेंज। तो फॉर्मूला मेरा क्या बनने वाला है, सीधे प्लस कलर क्या हो जाएगा, कलर याद रखने सबसे ज्यादा जरूरी इस चैप्टर में। दूसरी हमारे पास रिएक्शन क्या है, अगर मैं जिंक मेटल लूं और उसे FeSO4 में डाल दूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ना, देख सकते हो, ये देखो जिंक ऊपर आ रहा है 1, तो क्या बनाएगा, कलर बच्चों मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है, क्या होगा इसका। अच्छा, हर बार सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा मैं, खाली SOL करके लिख रहा हूं, याद रखना सॉल्यूशन ही है, एग्जाम में मत करना ये गड़बड़, सॉल्यूशन को सॉल्यूशन ही लिखना। ZnSO4 क्या बनेगा, ये क्या होता है, कलरलेस। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो जिंक Fe को डिस्प्लेस कर सकता है नहीं कर सकता। अगली तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर क्या रिएक्शन है, Zn प्लस कॉपर सल्फेट। तो Zn बेसिकली अपने से नीचे हर एक को डिस्प्लेस करेगा ना, क्या जरूरी है कि एनसीईआरटी के अंदर कॉपर लिखा हुआ है तो हम खाली कॉपर वाली रिएक्शन करेंगे, आयरन की रिएक्शन लिखी तो आयरन की रिएक्शन। अरे ये नई रिएक्शन आ गई, ये हमें पढ़नी है या नहीं पढ़नी, हमें कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट कहता है कि जिंक के नीचे जो भी है उसका कोई भी कंपाउंड होगा, जिंक जाके उसे क्या करेगा, एनसीईआरटी की ये रिएक्शन मेंशन है, ये वाली रिएक्शन मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं आएगी, कंसेप्ट यूज होंगे यहां पर। जिंक जाके किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को, क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। कलर बच्चों आप लोग को ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। एक और रिएक्शन जिसके अंदर कलर नहीं है मेंशन, अगर मैं ले रहा हूं Pb और CuCl2 के अंदर ऐड कर रहा हूं, CuCl2 का कलर क्या होता है, ब्लू ग्रीन, और डार्क कलर का होता है काफी ज्यादा। तो Pb हमारा क्या है, Pb ये रहा Pb, ये रहा कॉपर, Pb ज्यादा रिएक्टिव, Pb जाएगा उसे डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाएगा, PbCl2 प्लस PbCl2 का कलर क्या होता है, ये होता है हमारा व्हाइट सॉल्यूशन। ये हमें यहां पे क्या देगा, व्हाइट सॉल्यूशन।
ये कलर याद रखना, ये एसिड बेसिड के अंदर भी यूज होगा। तो बच्चों आपको कलर वही याद रखने हैं जितने एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, लेकिन रिएक्शनें यहाँ पर उस बेसिस पे नहीं आएंगे। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग मुझे इस रिएक्शन का आंसर दो, क्या होगा? आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी? आपको मैं 20 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग सोचो और फिर आप मुझे आंसर देना। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगी? तो आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन बतानी है मुझे। 20 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग सोचो और आंसर देना। चलो बच्चों 20 सेकंड हो गए। मैंने क्वेश्चन में पूछा था ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगी? नो चेंज इन कलर। जितने बच्चे ये लिखकर आएंगे कि नो रिएक्शन, 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया ऑब्जर्वेशन और आप लोग बता रहे हो रिएक्शन। क्योंकि यही डिफरेंस नहीं समझ पाते क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रिएक्शन पूछी जा रही है, ऑब्जर्वेशन पूछी जा रही है। ऑब्जर्वेशन के अंदर तो कलर चेंज होगा ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या है? चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन, जो मैं मेटल के रिगार्डिंगली पढ़ रहा हूं। तो जब ऑब्जर्वेशन में साफ साफ ये मेंशन किया गया तो मैं ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आंसर दूंगा, ना कि ये आंसर दूंगा कि रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो पूछा ही नहीं गया कि रिएक्शन होगी या नहीं। क्योंकि ये तो मैं तब आंसर लिखूंगा जब क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट विल बी हैपन, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन। और इसलिए बच्चों आप लोग के मार्क्स डिडक्ट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हो। ये मिस्टेक्स जो कर रहे हो उन्हें समझो, ताकि आगे एग्जाम में ये गलती ना करो। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या आती है? डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये दो तरह की है। एक है और एक को तो मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं। मुझे लगता नहीं है कि मैं इसे एक्सप्लेन करूं अब, क्योंकि जब मैंने रिएक्शन एक्सप्लेन करी थी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को स्पेसिफाई करा था प्रॉपर। तो आई डोंट थिंक कि मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आयन एक्सचेंज बताने की जरूरत है, क्योंकि आयन एक्सचेंज के अंदर क्या होता है? प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन। सिर्फ और सिर्फ इकलौती इस रिएक्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगी? प्रेसिपिटेट। तो जब भी प्रेसिपिटेट आए हमें क्या याद रखना है? वहां पे आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। आयन एक्सचेंज हो रहे हैं यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन कैसे होती है? AB प्लस CD। बच्चों होता क्या है, ये ना आयन होते हैं, एक होता है A प्लस B माइनस, दूसरी तरफ क्या है आपका C प्लस D माइनस। जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो ये ऐसे होंगे पानी के अंदर। तो होगा क्या, ये चला जाएगा इस वाले के साथ और ये आ जाएगा इसके साथ। तो जो एक्चुअल में आयन थे इन्होंने क्या कर लिए? बस शिफ्ट कर लिए। जो आयन थे वो क्या कर लिए? शिफ्ट कर लिए। CB के साथ गया, क्या बनाया? CB। DA के साथ गया, क्या बनाया? AD। एक्टिविटी हमारे पास क्या है? हमारे को बोला गया हमारे पास क्या है? सोडियम और बेरियम क्लोराइड। मैंने आप लोग को क्या बोला बच्चों? क्या करना है? इनको तोड़ना है। सोडियम किस में टूटेगा?
Na कितने Na है? 2। SO4 एक ही है। लेकिन बच्चों वैलेंसी साथ साथ लिख रहे तो तुम्हारा फायदा रहेगा। ये होता है 1, ये होता है 2, बेरियम होता है 2, क्लोरीन यहां पे है 2, लेकिन ये होता है 1। अब आगे वाला जो होता है हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। पीछे वाला क्या होता है? वैलेंसी के बाद अपने आप साइन समझ में आ गए? मैंने क्या बोला था? Na किसके पास जाएगा? खुद पॉजिटिव है तो किसके पास जाएगा? क्या बनाएगा बच्चों? कितने Na थे? Ba 2 वैलेंसी 2 है, कट जाएगी, क्या बनेगा? BaSO4। अब पॉइंट ये आता है, ये तो एक एक ही थे तो मैंने कुछ करा ही नहीं। पता है यहाँ पे देखो जरा, मुझे बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आप लोग ये मेथड समझो भाई, जिसको ये मेथड मुश्किल लग रहा है तो बस सिंपल सी चीज है, जो यहाँ पे आगे वाला होगा वो इस आगे वाले की जगह ले लेगा और ये इसकी जगह ले लेगा, बस। बाकी फिर आपको तरीका ये क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला बनाना याद रखना है और बैलेंसिंग करना। यहाँ पर आपको दोनों में से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये सीख गए। ना बैलेंसिंग करने की ज़रूरत और ना फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत, क्योंकि वैलेंसी तो मैं ऑलरेडी लिख के चल ही रहा हूँ ना। अब पॉइंट ये आता है कि भाई प्रिसिपिटेट किसका फॉर्म होगा? जो आपका, एक चीज याद रखो अभी के लिए, कि जो आपके 20 तक एटॉमिक नंबर वाले मेटल होंगे उनका कभी भी प्रिसिपिटेट नहीं ले याद करना आपने। ये 20 से कम में आता है ना, ये 20 से अबव में है ना, तो प्रिसिपिटेट ये बनाएगा क्या? बच्चों मैं तुम्हारे को तुम्हारी 10th के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हायर क्लास के अकॉर्डिंग नहीं, ये याद रखना पॉइंट। क्या Na नहीं करेगा यहाँ पे, Ba करेगा, ये पॉइंट। अच्छा रिएक्शन एक और आती है, क्या? याद करो हमने शुरुआत में पढ़ा था, क्या था हमारे पास? लेड नाइट्रेट है, इसमें डाल रहा हूं मैं Ki, क्या मिलेगा मुझे? लेड नाइट्रेट क्या बनाएगा? Pb। Pb की वैलेंसी कितनी? 2। NO3 कितनी वैलेंसी होती है NO3 की? 1। Pb के ऊपर प्लस, इसके ऊपर K प्लस 1, I के ऊपर ये भी 1 वैलेंसी होती है, माइनस NO3 कितने हैं? 2। कौन किसके साथ जाके रिएक्ट करने वाला है बच्चों? Pb जाएगा I के पास। जब Pb I के पास जाएगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? इसे बनाना पड़ेगा Pb, तो ऑटोमेटिकली मुझे कितने चाहिए यहाँ पे? अगर 2 आयोडीन चाहिए तो 2 पोटेशियम भी होने चाहिए, तो मुझे यहां पर बैलेंसिंग के लिए क्या लगाना पड़ेगा? ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, दोनों की वैलेंसी 1 1, KNO3 बैलेंसिंग के लिए 2 लगा दूंगा। अब बताओ प्रिसिपिटेट यहां पर कौन बनाएगा बच्चों? पोटेशियम वाला नहीं बनाएगा, क्योंकि मैंने बोला था 20 से अबव वाले ही बनाएंगे। तो ये क्या बनाता है? येलो प्रिसिपिटेट। तो यहां पर ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म नहीं हुई। एक रिएक्शन थी ना, मैंने आप लोग को बोला था, एक रिएक्शन पीछे है। अब जरा इस रिएक्शन पे ध्यान दें। बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अंदर ऐड कर रहा हूं मैं अमोनियम क्लोराइड। बेरियम OH, बेरियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड 1, अमोनियम 1, क्लोरीन 1, प्लस माइनस। बेरियम किसके पास जाएगा? Cl के पास, क्या बनाएगा? प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
बैलेंसिंग के लिए क्या यूज करूंगा? 2 2। यहां पर कौन प्रिसिपिटेट देगा? बेरियम क्लोराइड, वाइट प्रिसिपिटेट। लेकिन क्वेश्चन तो ये है ही नहीं। क्वेश्चन ये है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर इसका आंसर क्या है? रिएक्शन है एंडोथर्मिक। यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठंडी हो जाती है टेस्ट ट्यूब। ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमारी सारी टाइप ऑफ रिएक्शन हो गई। टाइप ऑफ रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या कंसेप्ट बचता है? ऑक्सीडेशन और देखिए, ऑक्सीडेशन सिंपली क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 चीजें। वहीं पे बच्चों रिडक्शन क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आती है एक्टिविटी 1.10। अब एक्टिविटी 1.10 के अंदर हमें क्या मेंशन किया गया है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन। सॉरी बच्चों, मैंने यहां पर टाइपिंग एरर हो गया है। एक्टिविटी 1.10 ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूं मैं। ये एक्टिविटी होनी चाहिए एक्टिविटी 1.11। एक्टिविटी 1.11 बेसिकली किसके कंसेप्ट के रिगार्डिंग लिया? ऑक्सीडेशन और, तो मुझे बस आप लोग को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट समझाना है। आप लोग बस उस पर फोकस करना। मेरे पास बच्चों कॉपर है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? ये कैसा होता है? शाइनी ब्राउन मेटल। और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्या बना लेता है? ब्लैक कलर लेयर फॉर्म हो जाती है इसके ऊपर। मतलब पूरा नहीं हुआ ब्लैक, सिर्फ ऊपर ऊपर लेयर फॉर्म हुई। और वो लेयर क्या होती है? पहले क्या था? कॉपर। कॉपर ने ऑक्सीजन गेन करा ना। आप हमेशा प्रोडक्ट से देख के बताओगे कि कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर रिड्यूस। आप ऐसे नहीं बता सकते कि यहां पर रिएक्टेंट से, कभी नहीं बता सकते। पहले तो वो कॉपर था, लेकिन बाद में क्या बना? तो क्या करा उसने? गेन करा ऑक्सीजन। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। मेरे पास नाइट्रोजन है, H2 के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? अमोनिया। बच्चों रिएक्शन में बैलेंस करता जा रहा हूं। पहले नाइट्रोजन था, बाद में क्या बना? अमोनिया। पहले हाइड्रोजन नहीं था उसके पास, बाद में क्या आया? क्या कंसेप्ट लग रहा है? उसने गेन करा। गेन करा जब प्रोडक्ट बना। याद रखो आपको कैसे देखना है, जब प्रोडक्ट बना तो क्या होगा? तो ये रिएक्शन क्या हुई? यहां पर ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें? Cu। यहां पर नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है किसमें? तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? कॉपर। रिड्यूस कौन हो रहा है? अब काफी सारे बच्चे पता क्या करते हैं, आपसे पूछा जाता है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, बच्चे लिख कर आते हैं कॉपर ऑक्साइड। अरे वो चेक करने के लिए है। आंसर आपका रिएक्टेंट में से आएगा। प्रोडक्ट आपको बताएगा कि रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन।
और इस वजह से बच्चे काफ़ी सारी गलतियां कर कर आते हैं। आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक काफ़ी मुश्किल सी रिएक्शन भी है, एक एलिमेंट का नाम भी नहीं सुना होगा। रिएक्शन है मैंगनीज ऑक्साइड, उसे रिएक्ट करा रहे हैं हम HCl के साथ, और ये हमें बना के देता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये हमारे पास रिएक्शन है। अब MnO2, Mn के पास पहले क्या था, ऑक्सीजन। जब मैं इस Mn को इस Mn के साथ देखूंगा तो क्या हो रहा है, इसके बाद ऑक्सीजन था लेकिन बेचारे के पास यहां पे आते आते ऑक्सीजन चला गया, छूट गया। तो जब ऑक्सीजन छूट गया, चला गया, तो उसने क्या करा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो MnO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो पता है ये क्या होगा, बस आप लोगों ने इतना याद रखना है, जो रिड्यूस होता है वो ऑपोजिट एजेंट होता है, जबकि HCl क्या हो रहा है। अब ऑटोमेटिकली एक बात बताओ बच्चों, आपको एक ही तो पता लगाना है, अगर MnO2 रिड्यूस हो रहा है तो HCl क्या हो रहा होगा, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर आप एक पता लगाओ, दूसरा ऑटोमेटिकली यही होगा। तो HCl क्या हो रहा है, और ये HCl कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट भी खत्म। बाकी मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करवाऊंगा, जिसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या है, किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं लास्ट ईयर, वो हम सब प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास दो कंसेप्ट हो रहा है। कोरिजन, कोरिजन का जो कंसेप्ट है, कोरिजन बेसिकली क्या होता है कि मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ये दो कंडीशन है जिसकी वजह से रस्टिंग होती है। अब उसकी वजह से आयरन जो है, आयरन के ऊपर रस्ट होता है रेडिश ब्राउन कलर का, कॉपर के ऊपर रस्ट होता है ग्रीन कलर का, सिल्वर के ऊपर रस्ट होता है ब्लैक कलर का। लेकिन ये हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ना डिटेल में, वो हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में, क्योंकि वहां पर आते हैं फॉर्मूला। इसीलिए हम ये वाला पॉइंट यहाँ पे छोड़ते हैं। हम अभी फोकस करते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, देखो आप लोग बिस्कुट, चिप्स, है ना, ये सब कुछ खाते हो। कभी कभार रेनी सीजन में आपने क्या करा, खाते खाते पैकेट खुला छोड़ दिया, तो भाई जब आप खाने लगते हो है उसका जो टेस्ट ही चला जाता है, क्रिस्पीनेस ही नहीं रहती, सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाता है ना। अब उसका रीज़न क्या है, रेंसिडिटी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर होते हैं फैट और ऑयल। आप बिस्किट के अंदर क्या है भाई, फैट है ना, एनिमल फैट, तो फैट और ऑयल है, वो फैट और ऑयल क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज, जिसकी वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेंसिड। अच्छा, अब हम इन्हें बचा कैसे सकते हैं, इनके बचाने के क्या क्या मेथड यूज किए जाते हैं। एक तो हमारे पास क्या है, जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस क्या की जाती है, इनहेल की जाती है, ताकि वो क्या कर सके, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट करने ही नहीं देगा, इसलिए वो क्या कहलाता है, एंटी ऑक्सीडेंट। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एंटी ऑक्सीडेंट गैस, नाइट्रोजन। इसके अलावा आप एयर टाइट कंटेनर में रखो ताकि ऑक्सीजन जा ही ना पाए। तो ये दो सिचुएशन हम यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की पूरी रिवीजन यहाँ पे एंड। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोग को स्टार्ट कराऊंगा इसके PYQ। PYQ के जब मैं जैसे PYQ स्टार्ट कराऊंगा बच्चों, तो PYQ का आपका जो पूरा का पूरा नोट्स यहाँ पे जो भी मेंशन होंगे, उसका पूरा का पूरा नोट्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, वहां से आप सब कुछ यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। अभी नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप लोग ये स्कैन कर सकते हैं, स्कैनर,
और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।